association with Himalaya Green Tea Tulsi. पहली सुर्खी बनाई पाकिस्तान को लेकर हमारे ऑब्सेशन ने। एक मुल्क जो 1947 में हमसे अलग हो गया था, उसकी याद जैसे हम भुला नहीं पा रहे। तभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ चुनाव से लेकर टिड्डी और टिड्डी से लेकर प्रदूषण तक हमें पाकिस्तान की याद आ ही जाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे को लीजिए। केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में विधायिका और कार्यपालिका ने इतना बढ़िया काम किया कि न्यायपालिका दखल देने से खुद को रोक नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कई दौर बीत चुके हैं, आज फिर से तारीख लगी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने हलफनामा दायर करके बताया कि हमने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं जो रोज बैठक करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। ये फ्लाइंग स्क्वाड पूरे दिल्ली एनसीआर में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के फैसले को लागू करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आयोग ने कई फैसले लिए थे। आज 3 दिसंबर को इन फैसलों के बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। कमीशन की तरफ से ईंधन का प्रयोग ना करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपत्ति जताई। यूपी की सरकार की तरफ से कहा गया कि इस प्रतिबंध से उत्तर प्रदेश के गन्ना और दूध से जुड़े उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। यूपी सरकार की तरफ से यह भी कह दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है। इस दलील के जवाब में सीजेआई एनवी रमन्ना ने पूछा कि क्या तब आप ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाएं? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है और प्रकृति रैडक्लिफ लाइन को मानती नहीं है। ऑब्वियसली ये समझ आने वाली बात है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों देशों के काम एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, हमारे उनके और उनके हमको। लेकिन जब एक सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को ये बता देती है कि प्रदूषित हवा पाकिस्तान से दिल्ली आ रही है और साथ में ये भी कह देती है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का राजधानी में प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, तो बात समझ से परे जाने लगती है, या वो समझ में आने लगता है कि किसके समझ से परे क्या है। ईंधन या बिना ईंधन के उद्योगों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी गतिविधि का असर दिल्ली के वातावरण पर पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो विसिनिटी में है। वो वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से लगा हुआ है, नोएडा, गाजियाबाद और पास के जिले जैसे हापुड़, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा और पंजाब में जो होता है उसका असर हम दिल्ली पर देखते हैं। और ये समझने के लिए आपको वकील या पर्यावरण विशेषज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस नाम की चिड़िया होती है जिसे पत्थर नहीं मारना होता है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई जिनमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वो सरकार चलाने के लिए किसी और को नियुक्त कर देगा। कोर्ट ने भी माना कि उसने ऐसी टिप्पणी नहीं की और मीडिया को जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से वैसे ये भी कहा गया कि मीडिया का एक हिस्सा उसे विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। हालांकि कोर्ट ने इन सारी बातों में इस बात को जोड़ा कि वो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। दूसरी सुर्खी में बात संसद की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा। विपक्ष के धरने के विरोध में बीजेपी सांसदों ने भी आज प्रदर्शन किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संसद में आज पहली बार मोदी सरकार ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है, लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए। आंकड़ा क्या दिया है वो भी आप सुन लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में बताया कि ऑक्सीजन की कमी से देश भर में केवल पंजाब के 4 लोगों की मौत हुई है। मांडविया ने बताया कि केंद्र सरकार ने 19 राज्यों को 3 बार पत्र लिखा और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्यौरा मांगा, लेकिन केवल पंजाब ने ही ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात स्वीकार की और उसके साथ भी संभावित कारण जोड़ा। इससे पहले 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ब्यौरा मांगा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत हुई। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसा कहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस जवाब पर काफ़ी हंगामा हुआ था। अब हमें काफ़ी डर लगने लगा है। डर इस बात का कि किसी दिन अगर सभी राज्य केंद्र को लिखकर ये नहीं देंगे कि आज सूरज निकला है, तो कहीं सरकार सदन को ये ना बता दे कि राज्यों ने सूरज निकलने की स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, इसलिए बताना मुश्किल है कि अभी दिन है या रात। तीसरी सुर्खी में बात चक्रवाती तूफान जवाद की। यह चक्रवाती तूफान 4 दिसंबर यानी कल सुबह ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। फिलहाल ये तूफान करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बंगाल की खाड़ी से तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन
कल सुबह यानी कि शनिवार सुबह यानी कि 4 दिसंबर की सुबह इसके 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाने की संभावना है जब ये समुद्री किनारे से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तट से टकराने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को हटाया भी जा रहा है, सुरक्षित इलाकों में ले जा रहे हैं और एनडीआरएफ की 29 टीम्स को तैनात कर दिया गया है।